तो हम लोग अपना बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपका एमबीए का सारा सिलेबस कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपका एनआईएसएम का भी डेरिवेटिव का सिलेबस कवर हो जाएगा। प्रीवियस टर्न पे हमने ये समझा था कि बेसिकली डेरिवेटिव होते क्या हैं। तो हम लोगों ने ये समझा था कि डेरिवेटिव वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात करी थी गोल्ड फ्यूचर की। तो गोल्ड फ्यूचर गोल्ड के स्पॉट प्राइस से डिराइव होता है। जैसे हम लोग ने रिलायंस के बारे में बात करी थी, तो रिलायंस का जो फ्यूचर है वो रिलायंस के स्पॉट प्राइस से डिराइव होता है। और एक बेसिक एग्जांपल हमने लिया था कि जैसे मिल्क के डेरिवेटिव, तो हम लोग ने देखा था कि छाछ, कर्ड, चीज़, पनीर, घी, ये सारे के सारे डेरिवेटिव हैं मिल्क के। कोई भी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है जिसकी वैल्यू, उसको हम लोग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कहाँ से आया, कैसे चला। हमें ये पता है कि इंडिया में गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, इन सब कमोडिटीज़ के डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं। फिर अगर हम लोग एनर्जी स्टॉक्स की बात करें तो हमें पता है एनर्जी में इंडिया में क्या क्या ट्रेड करता है। क्रूड ऑयल ट्रेड करता है और नेचुरल गैस ट्रेड करती है। तो यानी कि आप 2-3 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स। ये 4 मेन फेमस स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें एनएससी, बीएससी में जनरली स्टॉक्स और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, और एमसीएक्स और एनसीडीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज है। और एमसीएक्स में जनरली आपका मेटल कमोडिटीज़, एनर्जी कमोडिटीज़, ये सारी की सारी ट्रेड करती हैं। और आपका एनसीडीएक्स में एग्रो कमोडिटीज़ ज़्यादा ट्रेड करती हैं। और ये एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में टोटली जितने भी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, सारी की सारी आपकी डेरिवेटिव ही होती हैं, उसमें मतलब शेयर्स नहीं होते हैं। एनर्जी स्टॉक्स में अगर हम लोग बात करें, इंडिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस 2 चीज़ें ट्रेड करती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और कोल जो है वो इंडिया में नहीं ट्रेड होता है, यूरोप अमेरिका में होता होगा, बट इंडिया में अगर आप एमसीएक्स में जाके देखेंगे तो आपको क्रूड ऑयल मिल जाएगा और नेचुरल गैस मिल जाएगा। एग्री कमोडिटीज़ में इंडिया में शुगर, कॉफ़ी नहीं होता है, कॉटन, पल्सेस, चना और आपका वीट, ये सब सारी चीज़ें, ग्वार, गम, ये सब सारा का सारा ट्रेड करता है। फिर फाइनेंशियल एसेट्स में इंडिया में शेयर, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर है, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेक्स। इसको अलग से थोड़ा सा समझना पड़ेगा टाइम देके। फॉरेक्स में इंडिया में 4 मेन करेंसी ट्रेड करती हैं। पहला आपका डॉलर, यूएसडी, तो पहला जो होता है वो होता है यूएसडी आईएनआर पहला आपका। दूसरा आपका यूरो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो। तीसरा आपका येन है, येन ट्रेड करता है इंडिया में। और चौथा है आपका पॉन्ड, ग्लोबल पॉन्ड, ठीक है, ग्लोबल पॉन्ड इंडिया में ट्रेड करता है। तो ये 4 मेन करेंसी है, डॉलर, यूरो, येन और पॉन्ड। तो पॉन्ड ब्रिटेन की करेंसी है, येन जापान की करेंसी है, और यूरो कहाँ की करेंसी है? यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में चलती है। हाँ बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे। तो इंडिया में बेसिकली ये 4 डिफरेंट एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, करेंसीज में ट्रेडिंग होती है। पहला आपका यूएसडी आईएनआर, दूसरा आपका यूरो आईएनआर, तीसरा आपका जापानीज येन आईएनआर, और चौथा आपका जीबीपी आईएनआर। जीबीपी रिप्रेजेंट फॉर, तो जीबीपी आपका बेसिकली ग्लोबल पॉन्ड है, येन आपकी जापानीज करेंसी है, यूरो आपकी यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी है, और आपका डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी है। तो ये चारों के चारों जो करेंसीज हैं, इनका फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड करता है, इंडिया में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करता है। तो इंडिया इन 4 करेंसी में ट्रेडिंग करता है। तो यानी डेरिवेटिव अगर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हमें इन चारों करेंसीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, तो हम लोग को कमोडिटी के बारे में पढ़ना है। कमोडिटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, स्टॉक्स में होते हैं, बॉन्ड्स में होते हैं, और एग्रो कमोडिटीज़ में होते हैं, मेटल्स में होते हैं, बेस मेटल्स में होते हैं, और करेंसी में भी होते हैं। तो ये सारे के सारे डेरिवेटिव हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, इसमें कैसे पैसे बनाते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। इससे क्या नॉलेज होती है हम उसको भी समझेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें डेरिवेटिव इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, डेरिवेटिव स्टार्ट कैसे हुआ, डेरिवेटिव हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। तो ये डेरिवेटिव की जो हिस्ट्रीज है वो सेंचुरीज पीछे की है। सबसे पहले
12th सेंचुरी में, तो मतलब सबसे पहला जो एक प्रॉमिसरी नोट बनाया गया या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, वो सबसे पहले ये माना जाता है कि यूरोप में 12th सेंचुरी में बनाया गया। सबसे पहली बार फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का कुछ बनाया गया। फिर उसके बाद 13th सेंचुरी में देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू बाय इंग्लिश। एक्चुअली इसमें एक ये भी मिलता है हमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक एग्जांपल मिलता है इसमें, ट्यूलिप के बारे में भी था। अगर आपने ट्यूलिप का फ्लावर देखा होगा तो इसमें भी एक बबल बना था। लोग ट्यूलिप के ऊपर, ट्यूलिप के डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और आगे जाके वो जो बबल है वो बस्ट हो गया, और वो बबल जब बस्ट हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें डेरिवेटिव में सबसे पहली बार नुकसान लोगों को हुआ। अदरवाइज़ पहले तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनते थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाते थे, लेकिन जो ट्यूलिप वाला प्रॉब्लम आया था जो कि हॉलैंड में हो रहा था, तो हॉलैंड में से ये चला था और ट्यूलिप की खेती होती थी, उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे और ट्यूलिप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ये काइंड ऑफ फ्लावर होता है, आप लोग ने देखा होगा ट्यूलिप का फूल, देखा ही नहीं देखा है, दिखा yes. ये इसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना दिए गए क्योंकि ये बहुत आकर्षक था। तो लोगों ने लगा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसकी खेती होती थी उसमें वो इन्वेस्ट करते थे, इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनते थे, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया और एकदम से ये, क्योंकि फूल ही था, उसका कोई इतना मतलब नहीं था, कोई ऐसा कोई प्रीशियस कमोडिटी तो है नहीं, तो वो फिर एकदम से बबल बस्ट हो गया उसका, तो लोगों को नुकसान भी हुआ। फिर उसके बाद जापान में भी इसका देखने को मिला है कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। बहुत सारी इंग्लिश मॉनेस्ट्रीज़ थी जहाँ पे भी ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जाते थे, वूल के, ऊन वगैरह के, तो इस तरह से। और 10-20 साल एडवांस के वूल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मॉनेस्ट्रीज़ वगैरह में 13th सेंचुरी में ये ट्रेड होते थे। और ट्यूलिप वाला हॉलैंड का था, ठीक है, ये ट्यूलिप वाला है। 12th सेंचुरी में यूरोप में देखने को मिले काफ़ी सारे, और 13th सेंचुरी में ये मॉनेस्ट्रीज़ वगैरह में वूल के कॉन्ट्रैक्ट सेल होते थे, इसमें ट्रेडिंग होती थी। फिर 17th सेंचुरी में जापान में ओसाका, ठीक है, जो दोजिमा एक जगह है, वहाँ पे भी फ्यूचर मार्केट में राइस और इस तरह की जो है प्रोडक्ट जो है वो, उसमें भी ट्रेडिंग होती थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि ख़राब वेदर कंडीशन हो जाती थी, तो फार्मर्स की क्रॉप ख़राब हो जाती थी, तो वो क्या कहते थे, अपना पहले से ही बेच देते थे फ्यूचर मार्केट में एडवांस में। तो ये अभी हम लोग समझेंगे कैसे फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट ये कैसे काम करता है। फिर 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया, CBOT। ये प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, तो जहाँ पे यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का काम होता था। फिर 1865 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो था वो, वहाँ पे भी एक्सचेंज, उसको लिस्ट कर दिया गया, एक प्रॉपर एक्सचेंज बनाया गया और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव बनाए गए। तो 1865 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने प्रॉपरली पहली बार एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो एक्सचेंज में लिस्टेड था। अभी तक क्या होता था, ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते थे, मतलब दो लोगों ने आपस में तय कर लिया, कुछ लोगों ने आपस में बैठ के तय कर लिया, इसको कहते हैं ओवर द काउंटर। बट 1865 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि ट्रेडिंग हुई, ये आपका प्रॉपरली लिस्टेड था, स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड था ये प्रॉपरली। फिर 1919 में शिकागो बटर और एग बोर्ड, ठीक है, इन्होंने भी कुछ अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो एग में डील करते थे, बटर में डील करते थे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, एग्रो कमोडिटीज़, मेटल्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, उस तरह से शिकागो अमेरिका, ठीक है, 1919 की बात है। तो शिकागो में बटर एंड एग बोर्ड बनाया गया, उसकी भी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। फिर वहाँ पे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज बनाया गया जो कि इसी में डील करता था ट्रेडिंग वगैरह में। 1972 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज बनाया गया जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट IMM को इंट्रोड्यूस किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट ये इंट्रोड्यूस हुआ 1972 में। किसने इंट्रोड्यूस किया? शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने। फिर 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज CBOE, और जिसमें 1973 में इन्होंने प्रॉपरली ऑप्शंस एक्सचेंज बनाया। जनरली अभी तक क्या होता था कि फ्यूचर्स में ही ट्रेडिंग होती थी, ये पहली बार ऑप्शंस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने ट्रेडिंग। फिर 1975 में और फर्दर डेवलपमेंट हुआ
शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने ट्रेजरी बिल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिए, यानी डेरिवेट इसमें आ गया, डेट प्रोडक्ट्स भी आ गए। अभी तक खाने पीने की चीज़ें और ये सब चीज़ें आ रही थी, कंज्यूम की चीज़ें ये, लेकिन पहली बार उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स को भी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसमें भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1977 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने ट्रेजरी बॉन्ड्स के फ्यूचर्स फर्दर फिर से कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किए। 82 में CME इंट्रोड्यूस यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे बात करें ना, हम लोग का करेंसी का ट्रेड होता है USD INR, GBP INR, ग्लोबल पॉइंट, उसी तरह इन्होंने यूरो और डॉलर, यूरोपियन यूनियन और डॉलर के बीच में करेंसी इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। तो एक बार आप ज़रा इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा स्क्रीन है एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, लेकिन इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ नहीं करना है इसको, खाली एक बार आपको पता होना चाहिए कि कभी आपके क्वेश्चन आए या कोई पूछे या कोई इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको बस आइडिया होना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सन याद नहीं करने आपको हिस्ट्री की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 1982 में कंसास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड लॉन्च, इन्होंने फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर बनाया। तो ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहला स्टॉक कब आया, ठीक है, पहला ऑप्शन कब आया, पहला फ्यूचर, लेकिन इसमें आपको सन याद करने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली बार इन्होंने 1982 में पहली बार स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर आया। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर मतलब ये जो आपके जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब नहीं होते हैं, इसके ऊपर अभी तक ये नहीं होता था। अभी तक सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें, कमोडिटी की चीज़ें, फिर उसके बाद ये एग और ये सब सारी चीज़ें आई, फिर वूल आया, ये सब वूल वगैरह था शुरुआत में, ट्यूलिप के ऊपर हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेट, ये ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस किए गए, यानी कि डेट मार्केट, फिक्स इनकम वाले, और फिर यहाँ पे 82 में पहली बार स्टॉक इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इन 1983 शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज CBOE इंट्रोड्यूस ऑप्शंस ऑन स्टॉक इंडेक्स। अब ये देखो फिर एक फर्दर नया इनोवेशन हो गया। 83 में स्टॉक इंडेक्स के ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो गए और S&P 100, S&P 500, ये सब सारे के सारे इंडेक्स बनाए गए, ये सारे इंडेक्स क्रिएट कर दिए गए। आगे नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेरिवेटिव मार्केट पूरी दुनिया में फैली, और इस समय इंडिया में और यूरोप और अमेरिका की बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे आपका स्टॉक से ज़्यादा फ्यूचर्स में वॉल्यूम आ रहा है। अभी हम लोग इंडिया का जरा चेक करते हैं। देखिए 1,47,460 करोड़ इन ए सिंगल डे, ये एक दिन में 1,50,000 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, यानी कि टर्नओवर हुआ है, इतने की खरीद बेच हुई है। ये आपका वॉल्यूम है, कल का वॉल्यूम है 21 तारीख का, बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये। इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ब्रॉड हो गया है, तो ज़बरदस्त वॉल्यूम आ रहा है, बहुत वॉल्यूम आ रहा है। 21 तारीख को बहुत वॉल्यूम आया है, यानी कल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडेक्स को बैरोमीटर वाली बात चल रही थी कि इंडेक्स जो है वो इकॉनमी का बैरोमीटर है, मैंने बताया, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है लेकिन इकॉनमी नीचे चली गई है। तो ये बैरोमीटर कैसे है, मतलब इकॉनमी के हिसाब से मार्केट को ऊपर नहीं होना चाहिए, या अगर मार्केट ऊपर है तो इसका मतलब इकॉनमी भी ऊपर ही है। यही है ना, यही क्वेश्चन था ना आपका? यस सर। अच्छा, yes, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि इस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है मार्केट में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ये चल रही है कि लॉकडाउन की वजह से ओवरऑल इकॉनमी तो आपको अंडर परफॉर्म करती दिख रही है, जीडीपी हमारा निगेटिव हो गया है, लेकिन इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया में FII, FPI और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इंस्टीट्यूशन बेतहासा पैसा डाल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में $3 ट्रिलियन के नोट छाप दिए हैं, और $3 ट्रिलियन के नोट उसने पिछले 100 साल में भी नहीं छापे हैं, जितने उसने कुछ महीनों में छाप दिए हैं। और वो $1 ट्रिलियन के नोट छाप के उसने मार्केट में सर्कुलेट कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पे ये भी उम्मीद है कि आगे चल के शायद लिक्विडिटी को कुछ कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत लिक्विडिटी होने की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। तो
इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है। और यहाँ पे भी इंडिया में भी आपने देखा होगा कि कोविड के समय बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत इन्वेस्टमेंट आया है, और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, टेक जाइंट्स हैं, सभी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। तो जब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये जितने भी बिलियनर्स हैं और जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं, ये बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ जो गरीब है वो और गरीब हो गया है, और अमीर जो है वो और अमीर हो गया है। तो ओवरऑल एवरेज कर देंगे तो ठीक है, पैसा आया इंडिया में ज़्यादा, लेकिन गरीब और अमीर के बीच की खाई पैदा हो गई है, मतलब और चौड़ी हो गई है। अब इसको अगले शायद 10 साल लग जाएंगे, तब ये वापस उस लेवल पे आएगा जिस लेवल पे 2 साल पहले था। तो ये रीज़न है क्योंकि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, दुनिया के सारे देश नोट प्रिंट कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री में खाना दे रहे हैं, लोगों के पास, अमीर आदमी के पास और पैसा आ गया है, इन्वेस्टमेंट बहुत आ गया विदेशों से, इसलिए अपना इंडेक्स जो है वो राइज़ कर गया है, इकॉनमी राइज़ नहीं करी है। आपके क्वेश्चन का आंसर मिला या कोई और डाउट हो तो बताइए। सर बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले आपने बताया था कि मार्केट में इन्वेस्टर्स पैसा तभी लगाते हैं जब उनको वो चीज़ ग्रोथ करती दिख रही हो। बट सर अभी रिसेंटली लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके शेयर बेतहाशा मतलब लाइक मल्टीपल टाइम्स नीचे गिरे हैं, फिर भी लोगों ने उसमें पैसा लगाया है। नहीं, इंडसइंड बैंक नीचे तो गिरे थे तो इसलिए लगाया था कि वो तो वैल्यूएशन सस्ती हो गई थी उनको, मतलब वो शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आ गया। तो मिस्टर मार्केट बहुत होशियार हैं, तो मिस्टर मार्केट ने जैसे ही देखा कि वो अपनी फेयर वैल्यूएशन के नीचे आ गया, यानी कि अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, तो डिस्काउंट में ख़रीद लो, क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसा है। रिटेल इन्वेस्टर ने इधर लाखों करोड़ों नए डीमेट अकाउंट खुले, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे थे, जॉब कर नहीं रहा था, तो सबने कहा पैसे कमाने का क्या तरीका है, तो सबने सोचा स्टॉक मार्केट, सबने डीमेट अकाउंट खोले हैं, बहुत सारे डीमेट अकाउंट नए खुले हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर भी पैसा लगा रहे हैं, एफपीआई भी पैसा लगा रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी पैसा लगा रहे हैं, और लिक्विडिटी भी बहुत है क्योंकि गवर्नमेंट नोट भी प्रिंट कर रही है। तो इसकी वजह से जो है शेयर के प्राइस बढ़ गए। लेकिन हाँ, जब मार्केट में पैंडेमिक आया था तो करेक्शन भी बहुत आया था, 40% 50% मार्केट क्रैश कर गया था। यस सर, 27,000 के आसपास चला गया था। हाँ, तो क्रैश हुआ था, ऐसी बात नहीं है मैं क्रैश नहीं हुआ था वहाँ से, लेकिन लोगों को लगा कि अब अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है तो फिर से खरीद लिया, और जिसने वहाँ पे इन्वेस्ट किया कि मार्केट को बंद करना पड़ा था। हाँ, वो उसको कहते हैं सर्किट लगना, तो सर्किट भी लग गया था। लोअर सर्किट, तो लोअर सर्किट हिट हो गया था, तो मार्केट 45 मिनट्स के लिए होल्ड पे चली गई। सर बट जब मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में था तब हमें लाइक इंडक्शन के टाइम बताया गया था इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 3% है। बट इस लॉकडाउन को देख के ऐसा लगा तो नहीं कि सिर्फ 3% ही है, जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स उन सब ने इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट कॉमन पीपल ने भी जा जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। वो जो आपको जितने लोगों को जो आप लोग को दिख रहे हैं ना, वो अभी भी 5-7% ही हैं। मतलब जितने लोगों ने ये इन्वेस्ट किया, ये टोटल पॉपुलेशन का 5-7% ही है। जब आपको इंडेक्शन दिया गया होगा तो 4-5% लिटरेसी थी, अभी ये 7-8 पे आ गई है। ठीक है, लगभग 7-8% जो है वो लोगों के डीमेट अकाउंट खुले हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है। हांगकॉन्ग जैसे देश है और जो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो 80-80, 90-90% लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी और डीमेट अकाउंट है। यहाँ तो अभी भी 7-8 के पास है, तो अभी बहुत कम है। आप ये अच्छे से पढ़ के आइएगा इसके बारे में, और फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।